बैठ जाओ, पढ़ाई कर रहे हैं। अरे कोई पढ़ लो चुपचाप, पढ़ाई छोड़ के सब करते हो बस। हाँ भाई, ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया सबने? लास्ट क्या था जल्दी देखो, बस बात नहीं करो, जल्दी देखो बेटा सब लोग। बेटा क्लास से निकाल दूंगा मैं, एक बार सारे चुप हो जाओ पहले। अपने दिमाग में बिठाओ पहले, अभी प्रॉपरली पढ़ लो। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, ये 3 चीजें करनी है आज। उसमें से ग्लाइकोलिसिस कल बता दिया था लास्ट क्लास में। सीरियस लो इसे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? हाँ, ग्लाइकोलिसिस में कुछ चीजें हैं जिसको पूछनी है, मैं एक बार चीजें बता देता हूं आपको, है ना। लास्ट में जाके कुछ चीजें थी जो आपको पूछनी थी, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये वाली स्लाइड हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, याद है किसी को? नहीं, ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? ये नहीं पढ़ी है, ठीक है। हमने स्टेप्स पढ़े थे, ये एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। बस बात नहीं करो बेटा, आप लोग बात नहीं करो, चीजें समझनी पड़ेंगी नहीं तो दिक्कत फंसेगी, है ना। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं आएंगी तो दिक्कत आएगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं इस पे। हाँ, सबने रिएक्शन देखे एक बार ग्लाइकोलिसिस के, किसी ने भी? है, सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से, अच्छा ये सब कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। सारा कुछ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। भाई सीधा बैठ जा, है सीधा बैठ के पढ़ना, क्लास है ये, ठीक है। कुछ बच्चे तैयार होके क्यों आए भाई? कोई पार्टी वार्टी नहीं है यहाँ पे तुम्हारे साथ? मत करो, है। क्या कर रहे हो यार? कोई पढ़ाई पे ध्यान दो। आज तो समोसे क्यों? है, ऐसा क्या अचीव करा भाई तूने? हैं, कुछ पढ़ा भी नहीं है। बस चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। मैं एक बार सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको जो दिक्कत आएगी वो पूछ लेना उसमें। क्लियर? ध्यान देंगे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। लिखना नहीं है, पहले समझो सिर्फ। हाँ भाई, कुछ कुछ चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सीधा देख इधर। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सारे लोग होते हैं, कौन कौन? ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, ठीक है। कौन नहीं होते? विटामिन, मिनरल्स और पानी, ठीक है, हॉर्मोन्स। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस सभी प्रकार के सेल्स में होता है, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी लिखती है इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या है?
ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। फिर हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस के जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप जो था, हमने कहा था कि ग्लूकोज जो है, हम ग्लूकोज को लेंगे तो ग्लूकोज से हम बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियरली समझाता हूं जो आप मेरी बात सोच सको ध्यान से। जब भी हम किसी चीज से एनर्जी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लकड़ी जला के, किसी वुड को जला के या कागज जला के एनर्जी बनाते हो, तो शुरुआत में उसे हीट करना पड़ता है। ऐसे ही क्या होता है, हमने जब ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी बनानी है तो मुझे फॉस्फेट का बॉन्ड बना के उसमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिसिस के शुरुआती स्टेप में मैं ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहा हूं। एक्टिवेट करने के लिए मुझे 2 फॉस्फेट जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 फॉस्फेट जोड़ने पड़ेंगे। ये एक्टिवेशन क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं आगे जाकर क्या कर सकूं? रेस्पिरेशन कर सकूं। ये बात समझ में आ रही है? आगे जाकर मैं क्या कर सकूं? उसकी ऑक्सीडेशन कर सकूं। तो मैंने क्या किया है, ग्लूकोज से बना लिया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर मैंने बना लिया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर हमने बना लिया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये हमने बना लिया है। ठीक है, ये हमने बना लिया है। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने बनाया ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर हमने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर हमने बनाया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। अब ये हमने यहां पर एक एटीपी यहां खर्च किया है, ठीक है, और एक एटीपी यहां खर्च किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लान क्या था? प्लान ये था कि मुझे 2 फॉस्फेट जोड़ने हैं। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया उसके स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेट जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसका आइसोमर बना के मैंने क्या बनाया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज याद आ रहा हो तो मेरे पास इस तरीके से ग्लूकोज की चेन होती है और ये फ्रक्टोज की चेन, मतलब ये रिंग होती है। ग्लूकोज की रिंग में 5 कार्बन अंदर होते हैं, ठीक है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज की रिंग में 1 कार्बन बाहर होती है, इसमें 2 कार्बन रिंग के बाहर होती है। तो फ्रक्टोज पर 2 फॉस्फेट जोड़ने की जगह है, इसीलिए ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया गया? फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के सारे सेल्स ग्लूकोज भी यूज कर सकते हैं, फ्रक्टोज भी यूज कर सकते हैं। हमें फ्रक्टोज कहां मिलता है? जब हम चीनी खाते हैं तो चीनी टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके अलावा जो फ्रूट्स आप खाते हो उसमें भी फ्रक्टोज होता है। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स क्या यूज कर सकते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से एनर्जी बना सकते हैं। इसीलिए पहले एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज था। हेक्सो शब्द में दोनों आ जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज पर हेक्सोकाइनेज काम करता है, ध्यान सुनेंगे, हेक्सोकाइनेज किस पे काम कर रहा है? ग्लूकोज पे भी काम कर सकता है और फ्रक्टोज पे भी काम कर सकता है, दोनों पर फॉस्फेट जोड़ सकता है, इसीलिए उसका नाम हेक्सो रखा है। क्लियर है? अगर आप मेरी बात समझ सको, हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्लूकोज यूज करते हैं, उनमें न्यूरॉन्स भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? उनमें न्यूरॉन्स भी है, उसमें मसल्स भी हैं। तो मसल्स और न्यूरॉन में उस हेक्सोकाइनेज का नाम बदल के हम ग्लूकोकाइनेज कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या यूज कर रहा होता है? ग्लूकोज यूज कर रहा होता है। इतनी चीज समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमने यहां पर देखा कि एक और काइनेज है जिसने ये बना दिया। अब हमने क्या किया, इसको 2 शुगर में तोड़ दिया। 3-3 कार्बन की हमने क्या करी? 2 शुगर में तोड़ दिया। ठीक है, एक शुगर पर एल्डिहाइड ग्रुप था और एक शुगर पर क्या था? कीटोन। उसके साथ इन पर मेरे पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो पहले स्टेप को हम एटीपी खर्च कर रहे हैं, एक बॉन्ड जोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। दूसरे स्टेप को आइसोमराइजेशन, तीसरे स्टेप को फॉस्फोराइलेशन। फोर्थ स्टेप में मैंने स्प्लिटिंग करी है। स्प्लिटिंग शब्द का मतलब है आपने 6 कार्बन में से कार्बन कार्बन के 2 कंपाउंड बना दिए। कार्बन कार्बन के क्या कर दिए बेटा? 2 कंपाउंड बना दिए, 3-3 कार्बन के, है ना, 3-3 कार्बन के। तो आपने 6 कार्बन के कंपाउंड को बीच में से तोड़ दिया है। यदि मैं 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लूंगा तो 100 बन जाएगी पीजीएल और 100 बन जाएगी डाईहैप। डाईहैप जो होती है वो एक प्रकार की कीटो शुगर है, और पीजीएल जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? एल्डोज। याद रखो, एक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन होनी चाहिए। सारी शुगर या मोस्ट शुगर ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं एक्सेप्ट इसको डाईहैप। अगर इसको आप ध्यान से देखो, इस पे यहां कीटोन है, यहां CH2 के साथ OH ग्रुप, CH2 के साथ OH ग्रुप। ये कार्बन नॉन कायरल है, ये नॉन कायरल है, ये नॉन कायरल है। कायरल कार्बन क्या होता है? चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसमें तो नहीं है। तो इसीलिए ये जो डाईहैप है ना,
या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। नहीं तो मोस्टली शुगर क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ये केमिस्ट्री में आएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? बोलो, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जिसमें आर एच होता है। अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं। ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऐसे ही ऑल शुगर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। शुगर का नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। याद हो जाएगी बातें। अब हमने क्या बोला यहां से, हमने बोला पीजीएल एक प्रकार का एसिड है, ध्यान सुनेंगे। पीजीएल एक प्रकार का एसिड है। अब इस सॉरी, पीजीएल क्या है, शुगर है। पीजीएल क्या है, शुगर है। अब मैं इसकी पहली ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। पहली ऑक्सीडेशन करके मैं इस एल्डिहाइड को सीओएच ग्रुप में कन्वर्ट कर ले जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो Na+ से मेरे पास क्या बन रही है, NaDH बन रही है। तो इस स्टेप में मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। फिर मैंने आपको यह बोला था कि हमेशा याद रखना, किसी कंपाउंड पर अगर आपको फॉस्फेट जोड़ना है तो एनर्जी या तो एटीपी देगा या वहां एनर्जी होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर आपने फॉस्फेट जोड़ा तो एनर्जी किसकी इस्तेमाल हुई है, एटीपी की। यहां आप डायरेक्टली फॉस्फेट जोड़ रहे हो, इस वाले स्टेप में डायरेक्टली आप फॉस्फेट जोड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये जब ऑक्सीडाइज हुआ था, इतनी सारी एनर्जी निकली थी कि Na+ किस में कन्वर्ट हो गया, NaDH में। अभी एनर्जी बची हुई थी तो हमने टेम्परेरी वहां पर फॉस्फेट जोड़ लिया। मैं टेम्परेरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इस वाले कंपाउंड पे ध्यान देंगे बेटा, इस वाले कंपाउंड पर ये जो 3 कार्बन का है, इस 3 कार्बन के कंपाउंड पर ये जो COH ग्रुप था, यहां पर मेरे पास फॉस्फेट आ गया। यहां पहले से एक फॉस्फेट था, तो कंपाउंड का नाम है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड लिख लो या ग्लिसरेट लिख लो। जी तक रखूंगा तो ग्लिसरेट, ए लगा दूंगा ग्लिसरिक एसिड। समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगले स्टेप में ये वाली फॉस्फेट भी हटा दी, तो कंपाउंड आ गया 3 कार्बन का एसिड, उसका नाम है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 3 PGA या 3 PG एक ही बात है। ये PGA शब्द आपने कहां पढ़ा था, केल्विन साइकिल में। तो केल्विन साइकिल में इसके उल्टे 2 स्टेप होते हैं, ये और ये। इसीलिए जो रिडक्शन स्टेप है केल्विन साइकिल का, उसको ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल बोलते हैं। क्योंकि वहां क्या हो रही थी, रिडक्शन। ऐसे ऐसे जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, रिडक्शन। यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? बोलो। तो वहां पीजीए से शुगर बना रहे थे, यहां शुगर से पीजीए बना रहे हैं। क्लियर है? वहां जब जब क्या कर रहे थे, पीजीए से शुगर बना रहे थे, तो NaDH खर्चा हुआ था, एटीपी खर्चा हुआ था। यहां पर देखो NaDH बना है और इस वाले स्टेप में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया बेटा, एटीपी बन गया। क्या यहां तक समझ में आ रही है सबको? अब अगले स्टेप में इसका नाम क्या है, 3 PGA। अब इस 3 PGA से मैंने 2 PGA बनाया है। अगर आप नाम से ही पढ़ के देखो, तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है, वो मूव कर गई है दूसरी कार्बन पर। इसका मतलब एक प्रकार का आइसोमर बनाया है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी बार आइसोमराइजेशन होती है, सबसे पहले होती है 3 बार। सबसे पहले होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, डाईहैप से पीजीएल, और तीसरा 3 PGA से 2 PGA। 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर आइसोमराइजेशन होती है। क्लियर है? ठीक। मेरे पास पहला एटीपी ये 7वें रिएक्शन में बना था, छठे रिएक्शन में NaDH बना था। ठीक है। अब मैं इस पीजीए से क्या निकाल दूंगा, पानी निकाल दूंगा। पानी निकालते ही मेरे पास कंपाउंड आएगा PP। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये 9th हो गया, ये कौन सा हो गया, 8th। ठीक है, क्लियर? तो मैंने यहां पर क्या निकाल दिया, पानी। लास्ट स्टेप में मैं पाइरुवेट बना रहा हूं। लास्ट स्टेप में क्या बना रहा हूं, पाइरुवेट। तो मेरे पास क्या बन गया, एटीपी बन गया। किससे, एडीपी से। ये पढ़ा हमने। तो लास्ट स्टेप में पीपी अपना फॉस्फेट किसको दे देगा, किसको दे देगा, एटीपी को। अब सुनो ध्यान से, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, मेरी बात समझना ध्यान से। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, इसके पास फॉस्फेट बॉन्ड है, ये एडीपी है। मैंने यहां से फॉस्फेट इस पे लगाना है। ये तभी पॉसिबल है जब इसके फॉस्फेट बॉन्ड में मान लो 40 किलो जूल एनर्जी है और एटीपी बनाने के लिए 38 चाहिए, क्योंकि पहले तो फॉस्फेट टूटेगा फिर जुड़ेगा। तो इसका मतलब पीपी के पास ज्यादा एनर्जी होती है किससे, एटीपी से, तभी वो एटीपी बनवा पाता है।
अगर मैं आपसे पूछूं ग्लाइकोलिसिस में ऐसे कंपाउंड के नाम बताओ जिनकी ऊर्जा एटीपी से ज्यादा होती है, ये वो स्टेप हैं जो एटीपी में एटीपी बनाते हैं। कौन कौन से हैं? 7th और 10th स्टेप। समझ में आ रहा है? इनकी ऊर्जा एटीपी से ज्यादा होती है, मतलब इनके फॉस्फेट बॉन्ड में इतनी सारी एनर्जी है कि जब वो टूट के एडीपी के साथ जुड़ेगा तो प्रॉपर एक एनर्जी मॉलिक्यूल बना पा रहा है। समझ आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? तो टोटल हमने 10 स्टेप पढ़े हैं। मैं रिपीट करता हूं, पहले स्टेप में एटीपी खर्च होगा, तीसरे स्टेप में एटीपी खर्च होगा। हम शुरुआत में एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एटीपी इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि मॉलिक्यूल को क्या कर सके? एक्टिवेट कर सके। एक्टिवेट करके बीच में से तोड़ेंगे, 3-3 कार्बन की शुगर बनेगी, एक कीटोज शुगर बनेगी, एक एल्डोज शुगर बनेगी। कीटोज वाली शुगर डाइहैप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एल्डोज में। एल्डोज से रिएक्शन क्या चलेगा? नीचे चलेगा। क्लियर है? इसका मतलब यह होगा कि पीजीएल के पाथ से रिएक्शन क्या चलेगा बेटा? डबल चलेगा। क्यों डबल चलेगा? क्योंकि ये जो डाइहैप है ये किस में कन्वर्ट हो गया है? पीजीएल में। तो यहां से रिएक्शन डबल चलेगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास यहां एक एटीपी बनी है और यहां एक एटीपी बनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 एटीपी बन रहे हैं। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोलूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनी है, हम 2 बोलेंगे या 4 बोलेंगे? 4 बोलेंगे। गलत है। अरे सुन तो लो यार, सुन लो या करो यार, सुन लो, 2 मिनट सुन लो सारे, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसने क्वेश्चन में ग्लाइकोलिसिस बोल दिया है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ये 10 के 10 स्टेप। ठीक है? ग्लाइकोलिसिस का सीधा मतलब क्या है? 10 स्टेप। तो उस 10 स्टेप में ऊपर वाली 2 माइनस हो जाएंगी, 2 ही बोलोगे। अगर वो ग्लाइकोलिसिस लिखता है, ग्लाइकोलिसिस लिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि वो ये वाला 7वां और 10वां स्टेप। वो क्या बोल रहा है? ग्लाइकोलिसिस बोल रहा है। तो ऊपर वाली आपको माइनस करके ही बोलनी है जब तक वो कोई रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं करता। अगर वो आपसे कहता है मुझे पीजीएल से बताओ, नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे। अब अगर वो आपसे कहता है, भाई तो कह रहा हूं कहानी ये वर्ड्स की ही है, अगर वो आपसे कहता है ग्लाइकोलिसिस की एटीपी बताओ, तो इसका मतलब वो 10 स्टेप की कंबाइन बात कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं ऊपर के छोड़ दो कि हम नीचे वाले देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं करेगा। टोटल देखेंगे। तो टोटल 10 स्टेप में कितनी एटीपी बन रही है? 2। ठीक है? ऊपर की 2 माइनस करके ही देख रहे हैं। अगर वो आपको पीजीएल से पाइरुवेट कहता है, तो इसका मतलब वो कह रहा है एक पीजीएल से एक पाइरुवेट। तो एक पीजीएल से एक पाइरुवेट में 2 ही बन रही है। अगर वो आपको कहता है कि एक ग्लूकोज से नंबर ऑफ एटीपी बताओ बिटवीन स्टेप्स पीजीएल टू पाइरुवेट, तो उसने कहा है कि एक ग्लूकोज से 2 पीजीएल बनेंगे। अब एटीपी 4 बता रहे हो आप। समझ में आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस के 2 हिस्से हैं। शुरुआती हिस्सा एटीपी खर्च कर रहा है, बाद का हिस्सा एटीपी बना रहा है। हम यहां पर साइकिल डबल भी चला रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो आपसे कहे कि मुझे एक पीजीएल से बनाओ तो 2 एटीपी, वो आपको कहे एक पीजीएल से बताओ लेकिन ये पीजीएल मुझे ग्लूकोज से चाहिए, तो ग्लूकोज से पीजीएल कितने आएंगे? 2। अब 4 बोल सकते हो। समझ आ गया सबको? क्वेश्चन ध्यान से समझना है। समझो, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो कहानी खराब रहेगी परमानेंट। ठीक है? आपको चीजें रिलेट नहीं होंगी। तो हमारे पास ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसको फिर से ऑब्जर्वेशन में लेंगे। सबसे पहले शुगर एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस बताओ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में से दोनों एंटर कर सकती हैं किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। फ्रक्टोज कौन से स्टेप में एंटर करता है? ऐसा नहीं, जब फ्रक्टोज एंटर करेगा तो टोटल 9 स्टेप है। सही है? टोटल कितने स्टेप हैं? 9। 9 क्यों होंगे मैं दिखा देता हूं आपको। इधर देखें, इधर देखो, ये क्या है? ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर यहां फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं फ्रक्टोज यूज करूंगा तो फ्रक्टोज से डायरेक्टली क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां तक समझ में आ रहा है? डायरेक्टली क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये एंजाइम तो लगेगा ना जो फर्स्ट वाला है, ये वाला लगेगा। कौन सा स्टेप मिस हो गया?
ये वाला स्टेप नहीं है। तो टोटल कितने स्टेप बचे? 9। एटीपी उतने ही लगेंगे। कैसे लगेंगे बताता हूं। जो एटीपी यहां खर्च हो रहा है वो यहां लग जाएगा, बाकी यहां तो लग ही रहा था ना एटीपी। समझ में आ रहा है? अगर फ्रक्टोज यूज होता है, फ्रक्टोज यूज होता है तो कितने एंजाइम लगते हैं? 9। कौन सा नहीं लगता? आइसोमरेज नहीं लगेगा। क्लियर है? एंजाइम 9 लगेंगे, एटीपी उतने ही लगेंगे। कई बार हमें लगता है एटीपी कम लगेंगे, नहीं। आप फ्रक्टोज लोगे, फ्रक्टोज से 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज से 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 एटीपी खर्च हो गए ना। समझ में आ रहा है? एक एंजाइम कम लगेगा, कौन सा? जो ग्लूकोज को किस में बदलता था? फ्रक्टोज में। ये समझ में आ रहा है? कौन नहीं लगेगा? आइसोमरेज नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक है, एंजाइम कम लगेंगे, एटीपी उतनी ही बनेगी जितनी चाहिए, खर्चा उतना ही है। हाँ भाई, स्टेप्स यूज एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट और थर्ड। कौन कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड है। स्टेप प्रोड्यूस एटीपी, सेवंथ और 10th। नाम लिखेंगे उसके। सेवंथ कौन सा है? 1,3 बीपीजी से 3 पीजी और पीपी से पाइरुवेट। ये 2 स्टेप हैं जहां एटीपी बनती है। स्टेप प्रोड्यूस एनएडीएच, 6 स्टेप। कौन सा है? पीजीएल से 1,3 बीपीजी। इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट, थर्ड और 10th। अब मेरी बात सुने ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जो मैं बताने जा रहा हूं सुन लो ध्यान से। देखो, जैसे गांव में शादी वादी होता है तो उसमें क्या होता है, बारात जब आती है उसमें 10 लोग नॉर्मल होते हैं, 2-3 जो होते हैं वो बात नहीं मानते। ठीक है, सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको बात मनवानी है तो उस 2 को ठीक कर दो, वो अपने आप सब मान लेगा। तो ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप हैं। ठीक है, मैं वापसी पाइरुवेट से, ये ग्लूकोज है, अगर मैं पाइरुवेट से वापसी चाहूं तो मैं ग्लूकोज बना सकता हूं। या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, मुझे जो इरिवर्सिबल स्टेप है उसके लिए नए एंजाइम चाहिए। मेरी बात समझो, ये वो हैं जो एक ही दिशा में जाते हैं, उनको हटाना है आपको। उसकी जगह आपको क्या चाहिए? नए एंजाइम चाहिए। मतलब जैसे मैं अगर लास्ट स्टेप लिखता हूं, पीपी से क्या है? पाइरुवेट, 10वां स्टेप है, तो यहां पर एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे कोई और एंजाइम चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई और एंजाइम चाहिए। तो पहला, तीसरा और 10वां स्टेप इरिवर्सिबल है। यदि मैं इसकी जगह दूसरे एंजाइम दे दूं तो मैं पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बना सकता हूं। अब यहां पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। हम पाइरुवेट से जो ग्लूकोज बनाते हैं, पाइरुवेट क्या है? अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पाइरुवेट एक प्रकार का एसिड होता है। यदि किसी आप एसिड से, एसिड का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यदि आप किसी एसिड से वापसी ग्लूकोज बना सको, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना। ठीक है, अब जरा और बात सुनो ध्यान से। हमारी बॉडी में सारे सेल्स में ये 10 एंजाइम होते हैं। इसके रिवर्स जाने वाले एंजाइम हमने अपनी बॉडी में सिर्फ लिवर सेल्स को दिए हैं। लिवर सेल्स का नाम है हेपेटिक सेल्स। तो इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कर सकता है? लिवर सेल। क्योंकि लिवर सेल की एक जिम्मेदारी भी है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेके, तो उसको नया ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। तो पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाने के लिए पहला, तीसरा और 10वां स्टेप अगर मैं वापसी ले जा सकूं तो क्या बन जाएगा? नया ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस आप कहां पढ़ते हो? आप पढ़ते हो कौन सी चैप्टर में? आप पढ़ते हो एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में यह पढ़ाया जाता है कि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्लूकोज कम कर रहा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस घटाता है। समझ में आ रहा है? ग्लूकागोन क्या करता है? बढ़ाता है ग्लूकोज का लेवल, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाएगा। क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसिस का उल्टा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, और वो कौन से सेल्स में होता है? लिवर सेल में। ये चीज समझ में आ रही है? दूसरी चीज, किसी भी प्रोसेस का कंट्रोल करना जरूरी है। आप देखते हो कि आपको हार्मोन्स में भी कंट्रोल पढ़ाया जाता है, एक तरह का। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? हार्मोन्स कैसे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, किसी भी जैसे ग्लाइकोलिसिस है,
ग्लाइकोलिसिस सेल में कब रोकनी चाहिए? जब सेल के अंदर खूब सारी एटीपी हो। समझ में आ रहा है? खूब सारी एटीपी हो तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो है। तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा याद रखना बेटा, हमारे पास क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए उसको शुरुआत के स्टेप्स में ही ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास कोई ऐसे रोड है, ठीक है, यहां से रास्ता जा रहा है और ये रास्ता आगे से बंद है, ठीक है, तो मुझे लोगों को यहां ए पॉइंट पे रोकना चाहिए या बी पॉइंट पे? ए पॉइंट पर। ये चीज समझ में आ रही है? मैं आपको ये इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल के अंदर अभी बहुत सारी एनर्जी है, सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस को रोकने के लिए हमें शुरुआती स्टेप्स में ही रोक देना चाहिए। कुछ चीज बनाकर रोकने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? जो शुरुआती स्टेप होते हैं उसमें कंट्रोल हमेशा इरिवर्सिबल स्टेप्स पे होता है। उनको ब्लॉक कर दो, उनको ब्लॉक कर दो तो वो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल के पास ऑप्शन होता है। अगर आप यहां ब्लॉक करोगे आगे की तरफ तो दूसरी तरफ भग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक मान लो प्रोडक्ट यहां है, उसके इधर भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप इधर ब्लॉक करोगे तो दूसरी तरफ भग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना लाइफ में जब भी बायो पढ़ो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जोड़ के मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। सभी मेटाबॉलिक पाथवेज के कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, सभी मेटाबॉलिक पाथवे के कंट्रोल पॉइंट शुरुआत में होते हैं और इरिवर्सिबल स्टेप्स पे होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल तीसरे स्टेप को दिया गया है, क्योंकि पहला स्टेप कॉमन नहीं है ग्लूकोज फ्रक्टोज को लेके ठीक से, तीसरे स्टेप से चीज कॉमन बनी है। तो ग्लाइकोलिसिस को जो पुरानी किताबों में कुछ पैकेज में क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ यही है कि ग्लाइकोलिसिस को किस पॉइंट पे कंट्रोल किया जाता है। मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं सिर्फ सुनो, अगर बैठ जाए दिमाग में ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में सारे रिवर्सिबल स्टेप नहीं होते, कोई ना कोई इरिवर्सिबल स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस में पहला, तीसरा, 10वां स्टेप क्या है? इरिवर्सिबल है। ये बात समझ में आ रही है? इरिवर्सिबल स्टेप्स आर द कंट्रोल पॉइंट ऑफ दैट पाथवे, ठीक है? और ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल कौन से स्टेप पे है? तीसरे पे, ठीक है? तीसरा स्टेप के एंजाइम को बंद कर दें, ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है। यहां तक क्लियर है? कितने स्टेप इरिवर्सिबल है ये, और उसमें मेन कंट्रोल पॉइंट कौन सा है? थर्ड स्टेप। बस इतना याद रखो, मेन कंट्रोल पॉइंट कौन सा है? थर्ड, ठीक है? अब जरा समझना, हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आपको याद रखने हैं, एक पहला एंजाइम याद रखना, क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। और लास्ट एंजाइम याद करना है, क्या नाम है? पायरुवेट काइनेज। क्या हमें सारे एंजाइम याद करने? नहीं। 3 कार्बन की शुगर ग्लाइकोलिसिस में डाइहैप और पीजीएल, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड। क्या बन रहा है बेटा? एसिड। क्या नाम है? पायरुविक एसिड। क्या नाम है बेटा? पायरुविक एसिड। अब जरा फोकस करेंगे सारे बच्चे। अगर क्वेश्चन देखो कैसे आएगा एटीपी पे, सबसे पहले पूछेगा आपसे, देखो सबसे पहले कैसे पूछेगा, नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, कितने एटीपी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, जल्दी बताएंगे। तो हमारे पास 2 एटीपी है, ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस पूछे तो 2। दूसरा, अगर वो आपसे पूछे नेट गेन ऑफ एटीपी, तो भी हमने 2 ही लेना है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना इसमें कि सर नेट गेन और ये अलग अलग होगा, नहीं। उसने ग्लाइकोलिसिस शब्द पूछा है तो 2 होंगे। तीसरा आपने ये सोचना है कि मेरे पास और क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटीपी 2 तरीके से पूछ सकता है, एक वो एरोबिक में पूछ सकता है और दूसरा वो एनएरोबिक में पूछ सकता है। तो वो आपको कैसे क्वेश्चन देगा? वो देगा नंबर ऑफ एटीपी इन इन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पर एनसीईआरटी की एक लाइन आपने यूज करनी है क्वेश्चन के लिए। वो लाइन ये कहती है कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस टू मेक एटीपी, ठीक है? या वही एक तरीका है रेस्पिरेशन का, एक ही स्टेप है। एटीपी ना बोल के हम क्या बोलेंगे? एक वही स्टेप है। तो यहां भी आप क्या लोगे? 2। आप 8 एटीपी कब लोगे? जब वो आपको ये कह दे कि नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस।
क्योंकि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है समझो, वो कहना चाह रहा है कि 2 ATP तो डायरेक्ट जो बनी रही है उसके पास 6 ATP 2 NADH की है, और ये जो 2 NADH की 6 ATP है ना, ये बनी कहां पर है बेटा? 2 NADH की 6 ATP कहां बनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब वो आपसे एरोबिक वर्ड यूज कर रहा है तो वो चाह रहा है कि आप क्या करो, माइटोकॉन्ड्रिया वाली एटीपी काउंट करो, तब आपने 8 ATP लेना है। तो 4 कभी नहीं लेना, अंटिल वो कोई बहुत स्पेशल केस बना के पीजीएल से ना पूछ ले। 4 कभी नहीं लेना, हमेशा कितना लेना है? 2। जब वो एरोबिक बोलेगा तो वो आपसे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को काउंट करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कौन बनाता है? एनएडीएच। कितनी एटीपी बनाता है? एक एनएडीएच कितनी एटीपी बनाता है बेटा? एक एनएडीएच 3 ATP बनाता है। तो 2 NADH कितनी बनाएगा? 6 ATP। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। मेरे स्किन सेल में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता क्योंकि वहां ग्लाइकोलिसिस के उल्टे जाने वाले एंजाइम नहीं है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस सिर्फ लिवर सेल्स में होती है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के उल्टे जाने वाले एंजाइम वहीं प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? तो कोई प्रोसेस कहां होगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैट को तोड़ के एटीपी बना सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम कहां प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है तो समझ आ रहा है? तो कोई प्रोसेस किसी सेल्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें उसके एंजाइम प्रेजेंट है। अब आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, ना उसमें गोल्जी होती है, ना ईआर होता है, और ना न्यूक्लियस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, एनर्जी तो चाहिए, सिर्फ क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है, उसी से एटीपी बनाते हैं। ठीक है, उसी से हम क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। और कोई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया जगह बढ़ाने के लिए, क्या रखना है उसमें? हेमोग्लोबिन। मेनली क्या रखना है? हेमोग्लोबिन। क्लियर है? बनाइए इसे जल्दी से। पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जल्दी। हम्म। तेज बोला यार, तेज। हम्म। हाँ, तो पायरुवेट से पीपी रिवर्स वाला एंजाइम 2 ATP मांगता है, इधर वाले में एक लगता है। नहीं, उसको नहीं बोलते, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और फोटोसिंथेसिस को जब हम देखते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें क्या हो रही है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और उसमें क्या हो रही थी? रिडक्शन हो रही थी। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवर्स देखते हैं। अगर तू ध्यान से सोच, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में रिडक्शन है, और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन। तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो दोनों को आपस में रिवर्स देखता है? यही वाला है। एटीपी बनाने वाले को नहीं देख सकते हम। क्या और पूछो, और बोलो। हाँ बेटा। हाँ, एडी एटीपी की एनर्जी उसके रिएक्टेंट से कम होगी जिस स्टेप में बन रहा है। हाँ। हाँ। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी भी चीज पर एटीपी लगाकर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस वाले स्टेप में क्या कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल इनएक्टिव जैसा है, उसको एनर्जी देके एक्टिवेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। दूसरा, कितने लोगों को ये सुना है वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट कुछ होता है? सुना है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या होता है बेटा? क्रिएटिनिन फॉस्फेट मसल्स में होता है, ठीक है, नेचुरल भी होता है, और लोग बाहर से भी लेते हैं। क्रिएटिनिन फॉस्फेट का काम होता है एटीपी को एनर्जी देना। इसका मतलब उसके पास एनर्जी किससे ज्यादा है? एटीपी से ज्यादा है। ठीक है, जो जो मतलब एथलीट होते हैं वो क्रिएटिनिन यूज करते हैं। क्रिएटिन नहीं बोल रहा हूं, क्रिएटिन हेयर में होता है, वो एक अलग चीज है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट बोल रहा हूं। एथलीट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो किसको एनर्जी दे सकता है? एडीपी को, ताकि एटीपी बन जाए। और अगर एटीपी बनता रहता है तो फिर लैक्टिक एसिड नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। अगर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? फटिग नहीं होगा। फटिग नहीं होगा तो वो एथलीट ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाएगा। समझ आ रहा है? वो इसलिए होती है, मसल को ज्यादा पंपिंग मिलेगी, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, पर किसी भी तरह का बॉन्ड तोड़ने बनाने के लिए पानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होता है क्रेटिनिन खा लेते हैं, पानी नहीं पीते दिन में, उनकी मसल में इतने भयानक क्रैम्प होते हैं, एडमिट करना पड़ता है।
ठीक है, इसे कहते हैं आधी नॉलेज मत देखा करो रील देख के। हाँ बेटा। हाँ ठीक है, सब साइटोप्लाज्म में, सुन, एनएडी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सब कुछ साइटोप्लाज्म में है, उसको बस ले जाके जोड़ना है। ठीक है। हाँ लिख लिया बेटा, स्टेप्स यहां पे बच्चे दोनों एंटर कर सकता है, दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उसका आइसोमर बनाएंगे। फ्रक्टोज डायरेक्टली क्या बना सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो सिर्फ ग्लूकोज यूज करते हैं, एक आपका मसल सेल, एक न्यूरॉन्स, सही है, तो उनका हेक्सोकाइनेज अलग होता है, वो फ्रक्टोज यूज ही नहीं करता। समझ में आया, उनका हेक्सोकाइनेज अलग है, उसको कई बार हम दो डिफरेंट नाम दे देते हैं। दोनों यूज कर सकता है नॉर्मल हेक्सोकाइनेज। एक्चुअल में क्या है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर 3 शुगर जाती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बहुत कम होती है क्योंकि गैलेक्टोज सिर्फ मिल्क से आती है। मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज के टूटने से गैलेक्टोज आती है, वैसे किसी चीज में नहीं होता। फ्रक्टोज हमें नेचुरली कहां से मिलती है, एक तो चीनी खा लो, चीनी के अलावा फ्रूट से, फ्रूट्स में होती है। ग्रेप्स जो है उसमें ग्लूकोज होता है, ऑल फ्रूट्स है फ्रक्टोज, ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है? क्या कर रहे हो तुम्हें, जब बायोमोलिक्यूल नहीं पता तो अपनी तरफ से कुछ कुछ बोले जाओ, कुछ कुछ होगा थोड़ी। पढ़ाने तो पहले बायोमोलिक्यूल, बहुत ज्यादा गरीबी है उसमें। हाँ हाँ बच्चे। हाँ भाई इधर आओ, इधर इधर आओ, सुनो इधर आओ। एक चीज और समझ लेना कि गलती से अगर किसी ने बम बम जला दिया, मैं क्लास 100% सस्पेंड कर दूंगा, मैं 1 महीने तक क्लास नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना। मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बता रहा हूं, और उसके लिए पूरा बैच रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। समझ में आ गई, ध्यान रखना इस बात को है। कुछ भी रीजन है ना, तुम लोग को किस बात की खुशी हो रही है? अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे मार्क्स इकट्ठे 5-4 टेस्ट के भिजवा देते हैं पेरेंट्स को, अपने आप बम फूट जाएंगे वहां, है ना? हाँ, और जिसको रंगोली बनानी आ जाओ, मैं बना देता हूँ गाल पे 2-3, अपने आप बन जाएगी। कलर भर लेना घर जाके। बेटा गलत चीज ना करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल में टाइम खराब होता और कुछ नहीं होता। हाँ, वो जब रिजल्ट आता है ना, 2 बच्चों का रिजल्ट आया, पूरा इंस्टीट्यूट नाच रहा है, पता नहीं क्यों, और वो नाच रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, सबसे ज्यादा वही नाच रहे हैं, उनको पता नहीं कौन सी खुशी हो गई है? वही सबसे आगे नाचता है। हाँ, और टीचर में भी वही नाचता है सबसे आगे जो पढ़ाता नहीं है। ठीक है, चलो। नहीं भाई, कहीं कुछ ना बोलो, बातें ना किया करो, तुम टीचरों को फंसा दोगे नहीं तो। हो गया बेटा, जल्दी करो, लिंक रिएक्शन पढ़ाना मुझे इसके बाद। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी से, ग्लाइकोलिसिस की एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी। और तुम तैयार क्यों होके क्यों है भाई? हाँ बस, कौन है ये इडियट? सुनो एक चीज और सुन लो ध्यान से, जिस दिन मेरी क्लास हो और ऐसा कोई मैसेज आए, 100% इग्नोर करो, ठीक है? हाँ बस, पढ़ ली एनसीईआरटी जल्दी? हाँ हाँ, नहीं वहां एटीपी नहीं है, अल्कोहल वाले स्टेप में एटीपी नहीं होती, वही 2 काउंट होती हैं सिर्फ, ठीक है?
लिखो जल्दी से। भाई तू लिखता नहीं है ना? लिखा है? एनसीईआरटी पढ़। कहाँ एनसीईआरटी? गलत बात है। पढ़ो एनसीईआरटी जिन्होंने लिख लिया। हाँ बेटा बोल। हेक्सोकाइनेज ही करता है। हाँ। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दो एटीपी भी 6 एटीपी काउंट होंगी माइटोकॉन्ड्रिया वाली। असल में क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? दो एनएडीएच, दो एटीपी और दो पायरुवेट। तो दो एनएडीएच 6 एटीपी बनाता है, पर बनाता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब एरोबिक लिख रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया काउंट करवा रहा है तुमसे। बिना एरोबिक लिखिए 8 मत काउंट करना, गलत होगा क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिना उसको लिखे नहीं करना। प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे पास? क्या क्या प्रोडक्ट बने हैं ग्लाइकोलिसिस के? ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट हैं दो पायरुवेट, यस, और दो एटीपी और दो एनएडीएच। यहां पे लिखना कंपलसरी है। एक ग्लूकोज से बात कर रहे हैं हम। भाई प्लीज बात नहीं करो, ये ठीक नहीं है, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है, वैसे इतने दिन की छुट्टी है, टाइम पे वेस्ट कर रहे हो आप। फ्रॉम वन ग्लूकोज, फ्रॉम वन ग्लूकोज। ठीक है, जल्दी करो। है क्या चीज बेटा? सबस्ट्रेट, सबस्टेंटेड मतलब सब लिखा, कहां लिखा है? सबसीक्वेंट मतलब उसके बाद के। जैसे किसी चीज के बाद बोलते हैं ना, उसे कहते हैं सबसीक्वेंट। चलो भाई आगे चलेंगे, लिख लिया? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। क्या कर रहे हो यार? टाइम पास करना है तो छोड़ देते हैं क्लास, कर लो टाइम पास। पढ़ाई नहीं करनी तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही कि पढ़ाई जरूरी है तुम्हारे लिए भी? घर जाके टाइम वेस्ट करना। करो जितना करना है, घर जाके टाइम वेस्ट। आगे बढ़ो जल्दी से। ऑनलाइन की खाली 3 दिन 4 दिन की छुट्टी है। मंडे को क्लास है उनकी। है? हाँ तो अभी बराबर है, आगे निकल जाएगा ऑनलाइन का। अभी तो लगभग बराबर ही चल रहा है। वहां एनिमल किंगडम हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ है ना। एक तो जूलॉजी में डिफरेंस है, बॉटनी में यही चैप्टर चल रहा है वहां भी। फिजिक्स में हो सकता है, फिजिक्स तुम्हें धीरे धीरे पढ़ रहे हो ना बहुत। दूसरा तुम लोग फिजिक्स डेफिशिएंट बच्चे भी तो हो, है ना? फिजिक्स कम से कम पढ़ना पसंद करते हो। कोई ऐसा है जिसने प्लान बना लिया कि नहीं अब तो 10 दिन पूरा एकदम मजा आ जाएगा, अब तो पढ़ना ही नहीं है? बहुत सारे होंगे। चलो आ जाओ, शाबाश, अब पढ़ाई कर लो। हेडिंग डालो फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ध्यान से सुनेंगे। हाँ भाई इधर सुने ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो। सुनो ध्यान से बच्चे। पायरुविक एसिड किसका प्रोडक्ट है? ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद भी कुछ आता है क्या? कहीं और से भी आता है? हाँ, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद भी कहीं से आता है, मैं ये पूछ रहा हूं बस। टॉपिक ध्यान से समझो, नहीं तो क्वेश्चंस यहां से गलत होने चालू हो जाते हैं। सुन लो ध्यान से जो बता रहा हूं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखो कि पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं। जब दो बन गए, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन गए। जब दो हमारे पास बन जाते हैं, वो दोनों आपस में बिल्कुल अलग है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब हम यहां से जो भी बात करेंगे एक पायरुविक एसिड की बात करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो पहले।
हमने ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाए हैं। अब वो 2 बन गए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं जाना है, तो ये 3 रोड हैं, 3 अलग अलग रोड है, ये आपस में हो सकता है कनेक्टेड हो। आपने यहां से सफर तय करके यहां आ गए हो, अब ये वाला रोड यूज कर रहे हो। इन रोड का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि जर्नी यहां से जब स्टार्ट हुई है तब ये लिंक हुए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप ग्लूकोज से बात कर रहे हो तब 2 पायरुवेट हैं, नहीं तो पायरुवेट एक अलग चीज है बिल्कुल, वो कहीं और से भी आती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि पायरुवेट का क्या होगा। जब तक आपसे क्वेश्चन में ना बोले कि एक ग्लूकोज से पूछ रहा है, तब तक अपने आप से डबल मत करने लगना। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने हैं, ठीक, पर हम जो पढ़ रहे हैं हम पायरुवेट से आगे पढ़ रहे हैं। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ग्लूकोज से, तब आपको उसको डबल करना है, नहीं तो आपको इस रोड को यहीं से लेकर चालू मानना है। आप यहां से हर वक्त काउंट करते हुए नहीं चलोगे। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा कि पायरुवेट से इथेनॉल बना रहे हैं। जब वो कहेगा, मान लो हम पायरुवेट से इथेनॉल बनाते हैं, तो पायरुवेट से इथेनॉल बनता है, इथेनॉल 2 कार्बन होता है और 1 CO2 बनता है। तो पायरुवेट 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन और 1 बन गया। तो जब तक वो तुम्हें ग्लूकोज ना बोले, तब तक अपने आप से इसको 2 CO2 और 2 इथेनॉल मत करने लगना। समझ आया? जब तक वो ग्लूकोज वर्ड यूज ना करे, क्योंकि एक बार पायरुवेट बन गया, उसका कुछ लेना देना नहीं है वो कहां से आया। क्योंकि पायरुवेट अदर सोर्सेज से भी आता है। कहां से आता है? अमीनो एसिड से भी आता है। तो हम यहां पर क्या पॉइंट दे रहे हैं, यहां पर सबसे पहले ये कह रहे हैं बेटा कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट हमारे पास कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। प्रेजेंट है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अब हम इसको क्या है आप समझो ध्यान से। जब हमने चैप्टर चालू किया था तो हम कह रहे थे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जो ऑक्सीडेशन है। तो पायरुवेट जो है यहां पर हम उसकी अब ऑक्सीडेशन करेंगे। फर्दर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा, इसकी फर्दर क्या करना चाह रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। फर्दर हम क्या करना चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं। ऑक्सीडेशन कर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम आगे इसकी ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं। अब जो ऑक्सीडेशन है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? उसे फेट कहते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं बेटा कि जो पायरुवेट का फ्यूचर है या पायरुवेट का ऑक्सीडेशन है, वो डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे। डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? एक, फर्स्ट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर। क्या हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है? यह बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा? टाइप ऑफ सेल्स, किस तरह के सेल्स हैं। जैसे मान लो आरबीसी है, आरबीसी है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन है आरबीसी में, उसको और कितनी ऑक्सीजन चाहिए? वो तो उसी के पास है सारी। उसके बाद भी वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो एरोबिक नहीं कर पाता। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि टाइप ऑफ सेल्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है। जैसे आरबीसी देखो इतनी सारी ऑक्सीजन लिए बैठा है, लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से वो मजबूर है, कुछ कर नहीं पाएगा। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ लो, फिर इस पे हम आते हैं। ये आपके पास एक सेल है, ये क्या है? हमारे पास एक सेल है, ठीक है। हमने क्या किया है, ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज से हमने बनाया है पायरुवेट। ग्लूकोज से हमने क्या बनाया है? पायरुवेट बनाया है। समझो, ये हमारे पास सेल है, हमने ग्लूकोज से क्या बनाया है? पायरुवेट। ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूं यहां पे। ग्लूकोज से पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, यस। ग्लूकोज से पायरुवेट क्या है? ऑक्सीडेशन है। उस ऑक्सीडेशन में मेरे पास पहले तो 2 एटीपी बन गई है, ठीक है, और मेरे पास NADH बन गया है। अब जो मेरी बात समझ पाए, ग्लूकोज से पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन निकली होगी, तभी तो ऑक्सीडेशन है। वो हाइड्रोजन किसके पास है? NADH के पास है, ठीक है। ये जो एटीपी बनी है, इसको हम नाम देते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। याद करो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है।
अब ये जो पाइरुवेट है ये हमारे पास इसमें आएगा, जो मेरे पास ये ऑर्गेनल है, जो मेरे पास ये ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आ सकता है। तो जब ये इसमें आएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा हमारे पास, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ सकता है। अब जो मैं बात आपको बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे पास ये पाइरुवेट आ जाएगा। क्या आ गया? पाइरुवेट। माइटोकॉन्ड्रिया में इस पाइरुवेट को जाना पड़ता है प्रॉपर, तो ये पाइरुवेट कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब इस पाइरुवेट से मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, 3 कार्बन है ये, मैं क्या बना रहा हूं? एसिटाइल कोए। मैं देना देना नहीं है, ये 3 कार्बन के 2 बन गए, ठीक है? 3 कार्बन के कितने बन गए? 2 बन गए। हम इसको अब अकेला अकेला बात करेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या निकल रहा है बेटा? एक CO2 निकल गई यहां पर, ठीक है? एसिटाइल कोए एंटर करता है किसमें? क्रैब साइकिल में। किसमें एंटर किया? क्रैब साइकिल में। एसिटाइल कोए में कितने कार्बन है? 2। तो 2 CO2 यहां निकल गई, 2 CO2 और निकल गई। तो एक CO2 यहां गई, एक CO2 यहां गई, एक CO2 यहां गई। तो पाइरुवेट की तीनों कार्बन यहां तक आते आते पूरी ऑक्सीडाइज हो गई। समझ आ रहा है? तो यदि क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसमें भी किसमें? क्रैब साइकिल में। क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ था पाइरुवेट में, एक पाइरुवेट की 3 CO2 बन चुकी हैं। समझ में आ रहा है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां कंप्लीट हो गया? क्रैब साइकिल में। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इन तीन, इस वाले प्रोसेस में मेरे पास यहां NADH बनेगा, ठीक है? और यहां क्या बनेगा? NADH बनेगा। यहां तक समझ में आ रही है? और यहां NADH था ही, सही है? इस NADH को भी अंदर ले आते हैं, इसको भी हम अपने क्या ले आए? अंदर ले आए। यहां पर NADH का क्या करेंगे? ETS को देंगे। NADH को क्या करेंगे? ETS को देंगे। किसको देंगे? ETS को। ETS क्या करेगा उस NADH का? ऑक्सीडाइज करेगा। भाई ETS क्या करेगा? NADH को इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर उसने NADH से इलेक्ट्रॉन लेके वापसी क्या बनाएगा? NAD+। तो जितने भी ये हैं सारे, जितने भी NADH हैं, वो सब किस में चले गए? ETS में। उन्होंने वापसी क्या बना दी? NAD+। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आप समझ पाओ। अब हमारे पास ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। इस ETS की वजह से यहां पर हमने क्या इकट्ठा करा है? प्रोटॉन। यस। और जब ये प्रोटॉन वापसी आएगा, किससे आता है? F0F1 से। क्या बनता है? ATP बनता है। क्या बनता है? ATP बनता है F0F1 से। यहां पर प्रोटॉन आता है तो ATP बनता है, ठीक है? ADP से क्या बनता है? ATP। अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। अब मुझे बताओ, ETS क्या लेती है बाहर से? ऑक्सीजन। ETS क्या लेती है? इलेक्ट्रॉन्स को किसको देती, किससे लेती है? ऑक्सीजन चाहिए। बोलो बेटा, ऑक्सीजन कहां चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, ताकि क्या बना सके? पानी। समझ में आ रहा है? ये पानी किससे बनेगा? ETS का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन मिलके, ठीक है? अब जरा इसको मैं यहां लिखता हूं, और अगर आप समझ पाओ तो देखो मैं क्या एग्जैक्टली बता रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल, इन तीनों में एक कॉमन चीज है, तीनों NADH बना रहे हैं। तीनों क्या बना रहे हैं? NADH बना रहे हैं, बस लोकेशन का फर्क है। तीनों ने NADH बनाया। NADH को वापसी
अब ये NADH बना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये NADH बना रहे हैं, ये तीनों NADH बना रहे हैं। तीनों जब NADH बना रहे हैं यहां पर, तो इस NADH को वापसी ETS जो है वो कन्वर्ट करके NAD+ में दे रही है, बोलो। और ETS क्या खा रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन खा रही है? ETS खा रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यही सारा लिंक हो जाएगा। इसका मतलब ETS की जिम्मेदारी है कि वापसी NAD+ बना के दूं, जिससे ग्लाइकोलिसिस भी चले, लिंक रिएक्शन भी चले, क्रैब साइकिल। मेरी बात सुनो, अगर NAD+ ना हो तो ना ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ना क्रैब साइकिल चलेगी, ना लिंक रिएक्शन चलेगा। तो ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करके देता है? क्या काम करके देता है? NAD+ वापसी बना के देता है, किसके थ्रू? ETS के थ्रू। ठीक है, अब मान लो किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो सेल क्या करता है? पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाता है या पाइरुवेट से इथेनॉल बनाता है। आप हमेशा याद रखना, आपको शायद ये बात समझ में आ जाए, कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जो होता है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 ही होती है। लैक्टिक एसिड में ये NADH खर्च होता है और बनता है NAD+। इसका ये मतलब हुआ कि ग्लाइकोलिसिस मजबूर है कि ये NAD+ यहां से नहीं आ रहा। मान लो किसी सेल में ये है ही नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं हो रहा है, NAD+ वापसी नहीं बन रही है। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसका मेन पर्पस सिर्फ क्या है कि वापसी क्या बनाए? NAD+ बनाए। अगर आप ध्यान से देखो कि NADH से NAD+ ऑक्सीडेशन है, तो ये रिएक्शन रिडक्शन होगा, तो यहां कोई एनर्जी होगी ही नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें क्या बनता है बेटा? इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। इनमें मेरे पास कोई ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, इसलिए एटीपी नहीं बनती। इनका सिर्फ एक पर्पस होता है कि किसी तरीके से जो NADH है ग्लाइकोलिसिस का, उसको खर्च कर दें किसमें? NAD+ में, ताकि ग्लाइकोलिसिस चलती रहे। समझ आया? ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? NAD+। वो कौन बनाता है? ETS। सही है। और ETS सिर्फ इसकी NAD+ नहीं बनाता, इनकी भी बनाता है। सही है। और ETS किस पे निर्भर है? ऑक्सीजन पे। या तो माइटोकॉन्ड्रिया गायब कर दो या ऑक्सीजन गायब कर दो, एक ही बात है। अरे बोलो, या तो माइटोकॉन्ड्रिया गायब कर दो या ऑक्सीजन गायब कर दो। अगर आपने ऑक्सीजन गायब कर दी तो माइटोकॉन्ड्रिया गायब। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया गायब तो NADH किस में कन्वर्ट नहीं होगा? NAD+ में। तो अब क्या करेगा सेल? तो सेल ने साइटोप्लाज्म में कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म निकाले, एक था लैक्टिक एसिड और एक था पाइरुवेट। अब आप जरा स्ट्रक्चर पे नजर मारो, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं ये स्ट्रक्चर किसका लिखता हूं? पाइरुविक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ इस पर अल्कोहल ग्रुप होता है, कुछ नहीं। तो ये देखो, कीटोन से अल्कोहल बना दिया, इसको क्या बोलोगे? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कौन देगा? NADH। इसका मतलब लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट पाइरुविक एसिड की रिड्यूस फॉर्म है। इट इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ पाइरुविक एसिड। और वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कहां से आई? NADH से। यदि रिडक्शन हो रही है तो क्या इस स्टेप में ATP होगी? नहीं होगी। और ये बना क्यों रहे हैं लैक्टिक एसिड? सिर्फ इसलिए ताकि आप ग्लाइकोलिसिस और चला सको। मसल एनर्जी ले रहा है किससे? ग्लाइकोलिसिस से। मसल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है उतनी, समझो। मसल तुरंत लैक्टिक एसिड नहीं बनाती। मसल पहले माइटोकॉन्ड्रिया से कहती है तू बना के दे मुझे NADH, NAD+, मैं तुझे ऑक्सीजन ला रहा हूं। ठीक है, ले ली उसने। उसने और ऑक्सीजन लाई। कैसे? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट बढ़ा के, हार्ट बीट बढ़ा के और ऑक्सीजन ला के दी। मसल कह रहा है मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल रही है। तो कह रहा है कि अब क्या करें? ये तो रोकना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया का काम। अब क्या करें? अब एक ही ऑप्शन है, कम से कम ग्लाइकोलिसिस को चलाओ ज्यादा देर तक। कैसे चलाओगे? NADH को वापसी कन्वर्ट करके NAD+ में। तरीका क्या है? लैक्टिक एसिड बनाओ। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मसल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज कर रहा है, हमारे स्किन सेल का भी यूज कर रहा है, पर मसल सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ आ रहा है? तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। कुछ समय के बाद जब ऑक्सीजन उसे नहीं मिलती
तो माइटोकॉन्ड्रिया माइनस हो गया एक अचानक से। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया माइनस हो गया तो क्या नहीं बन रहा है, NADH वापसी NAD प्लस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, मसल सेल ने अपने अंदर एंजाइम रखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अपने साइटोप्लाज्म में, और वो रखा है बुरे समय के लिए। कौन सा बुरा समय? ऑक्सीजन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कौन सा बुरा समय? ऑक्सीजन नहीं आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन नहीं आई, मसल सेल ने कहा चलो अब टाइम है लैक्टिक एसिड बनाने का। लैक्टिक एसिड बार बार बनाया जाएगा, एनर्जी मिलती रहेगी, एक टाइम आएगा कि लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब उस मसल सेल के अंदर फेटिक शुरू होगा। इसका मतलब मसल सेल क्या करता है, लैक्टिक एसिड एक टेम्पररी अरेंजमेंट है ताकि एनर्जी किससे मिलती रहे, ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, अच्छा ऐसा सोचो, ये एंजाइम लैक्टिक एसिड का साइटोप्लाज्म है, पाइरुवेट तो माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है। अगर वो नॉर्मल केस में काम करता होता, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मसल सेल तो स्पेशल केस है ना, ऑक्सीजन नहीं है। आपके मान लो स्किन सेल में भी हमने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दे दिया, क्लियर है? या ऐसा मान लेते हैं मसल सेल ही है, नॉर्मल केस, आप बैठे हुए हो अभी, तो अभी जब आप बैठे हुए हो आराम से रिलैक्स हो, तो मसल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ठीक काम कर रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोचो बैठे बैठे ही उसका मन करे नहीं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो क्या होगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे बैठे बैठे। मेरी बात समझ रहे हो? तो नेचर ने ऐसे इवॉल्व किया है कि प्रेफरेंस ये है, ये मजबूरी है। समझ आ रहा है? और इसको एनसीईआरटी पता है कैसे लिखती है, इन दोनों में फास्ट ये है। इसलिए सेल हमेशा किसको लेता है, इसको लेता है। लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो ऊपर, आपके पास यहां खड़े हो, दो रोड है, एक फास्ट है एक स्लो है, ठीक है? तो नॉर्मली कौन सा लोगे, फास्ट। अगर वो बंदी है बिल्कुल तो स्लो। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि एनएरोबिक और एरोबिक में से फास्टर कौन सा होता है, एरोबिक। अगर ऐसा नहीं होता तो बैठे बैठे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा होता। ये सोच पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये जो सारी कहानी बताई यही है चैप्टर। हम क्या करेंगे, पाइरुवेट को यहां लाकर पूरी एटीपी बनाएंगे बहुत सारी। पर्पस क्या है, काफी सारे एनएडीएच बनाओ, ईटीएस पढ़ेंगे। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ईटीएस किस पर निर्भर है, ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईटीएस नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसीलिए मसल में क्या लिखते हैं, लिमिटेड सप्लाई, एब्सेंट नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, लिमिटेड सप्लाई। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, अब प्रेजेंस एब्सेंस से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो कुछ बैक्टीरिया एरोबिक है पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो मीजोसोम के थ्रू कुछ ऐसे एंजाइम रखता है जो इस तरह के रिएक्शन चल जाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप खुद सोचो, एक बैक्टीरिया है, उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गई, उसमें भी पाइरुवेट बन गया। अब वो एरोबिक है, ऑक्सीजन तो है उसके पास, सही है, तो उसको लैक्टिक एसिड और इथेनॉल नहीं बनाना चाहिए, तो क्या करता होगा, तो कहीं ये वाले एंजाइम रखता होगा ना, ईटीएस वाले, ये रखता होगा। तो ये एंजाइम उसने कहां रखेगा, मीजोसोम। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा ना उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन तो साइटोप्लाज्म में होता है। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? बोलो। आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी को भी चलाए रखना है। आरबीसी क्या करता होगा, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या इथेनॉल बनाएगा। समझ में आ रहा है? आरबीसी को भी ये काम करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बनाए, जल्दी बनाओ। है कौन सा? अच्छा, जल्दी बनाओ भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेंगे? है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पाइरुवेट कहां जाएगा, हाँ, एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, 6 CO2 बनाएगा, 3 CO2 बनाएगा, तो क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा लैक्टिक एसिड का फिर क्या होता है? हाँ भाई, लैक्टिक एसिड मसल में बन जाता है, फिर क्या होता है उसका? हाँ,
एक कोई बताएगा? नहीं, टेटनस नहीं। लैक्टिक एसिड का क्या होता है? लैक्टिक एसिड मसल में बन गया खूब सारा, अब क्या होगा उसका? कौन बोलेगा? हाँ, क्या होगा? रैपिड, रैपिड रेस्पिरेशन। नहीं, वो तो इफेक्ट है। लैक्टिक एसिड का क्या होगा? लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? क्रिएटिनिन में। क्यों? लैक्टिक एसिड किसका रिवर्स है? पायरुवेट का। पायरुवेट का रिवर्स है। लैक्टिक एसिड किसका रिवर्स है? पायरुवेट का। तो वापसी पायरुवेट बना लो, क्या दिक्कत है? पर वो मसल में नहीं होता काम, वो होता है लिवर में। फिर लिवर के पास जाएगा। मसल से नहीं, हम क्या करते हैं, क्रैम्प्स आ गया, क्रैम्प कैसे ठीक होता है? थोड़ी देर रिलैक्स करो, बैठ जाओ, तो लैक्टिक एसिड मसल में से निकल जाएगा। निकल के कहां गया लैक्टिक एसिड? लिवर के पास। उसने क्या, उसके पास एंजाइम होता है वापसी पायरुवेट, लैक्टिक एसिड से वापसी पायरुवेट बना के ग्लूकोज बना सकता है। उसे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस ही कहते हैं। वो एंजाइम सिर्फ लिवर रख के बैठा है। लिवर ऐसे बहुत सारी चीजें रख के बैठा है, इसीलिए कहते हैं लिवर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी में। इसीलिए लिवर डैमेज होने से 100% डेथ होगी। ठीक है, ऐसे बहुत केसेस आप अराउंड सुनते हो कि भाई वो मान नहीं रहा है ना? हाँ, गुड़गांव गया, सस्ती मिल गई, सब पी गया। ठीक है। हाँ, है क्या चीज? लिख लो बेटा, पटना में बैन है और नाम लेने से पिटाई भी हो सकती है, लिख लो। हाँ बेटा, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हाँ, हाँ बच्चे, आप ये मसल में पढ़ते हो कोरी साइकिल, वो है वो। हाँ बच्चे, यहां क्या लिखना है? ये लिख लिया। फॉर एरोबिक एंट्री टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, और क्या होगा? अगर लिमिटेड सप्लाई होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी किसकी? ऑक्सीजन की। और या हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये लिख लो, आगे लिख रहे फिर। चलो जल्दी करो, लिख लिए? कौन कौन कल घर जा रहा है भाई? क्यों? कल तो क्लास है। क्लास के बाद ना। कौन आज जा रहा है? तुम्हें बुला भी रहा है कोई घर, तुम अपने यहाँ जबरदस्ती जा रहे हो? पूछा उछा तुमने घर पे कि आना है नहीं आना है? बस। बेटा वो इसी 2-4 महीने के लिए है, तुम्हारे पास अगर कोई घर में अलग से रूम भी होगा, ये 2-4 महीने के लिए है। उसके बाद वो किसी और को दे देंगे, तुम्हें निकाल देंगे घर से। ठीक है, ये ध्यान रखना। सही है। हाँ, और अगर तुम सिंगल चाइल्ड होगे तो कोई पेट रख लेंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। ध्यान रखना, है ना? देखो बेटा, सही बात यही है। हाँ, और ज्यादा हो कुछ दिन और रख लेंगे तुम्हें। लिखो जल्दी। चलो जल्दी, हो गया? बस, बात नहीं। लिख लिया? ठीक है, अब कुछ चीजें सुनो ध्यान से भाई, बात नहीं करो, इधर दो, इधर देखो, ये वाला बनाओ जल्दी। बस, जल्दी करो जल्दी। ये NAD+ और NADH वाली बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, NAD+ NADH वाली बात समझ में आई सबको? एक बार इसको उसमें लिखेंगे। बस बात नहीं करो यार, कुछ नहीं होगा।
पढ़ाई करो। जल्दी लिखो बेटा, आगे कर रहे हैं बस। चलो जल्दी कर रहे हैं। बस भाई, NaDH अगर NaD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या पढ़ते हो यार। हाँ, बेटा प्लीज लिख लो, नहीं तो समझ नहीं आएगी बात। भाई ऐसी क्या जरूरी बात कर रहे हो, हैं? बस करो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें। लिख दो जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा, जल्दी करो।
क्या चीज? एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल में, हाँ, 2 कार्बन है ना उसमें, 2 CO2, लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जल्दी। जल्दी लिख बेटा। या नीचे, ये इलेक्ट्रॉन ईटीएस से ही आएगा ना। ईटीएस एनएडीएच का इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन मिलता है किसको है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके पानी बनता है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं करता है ना, यही पढ़ा हमने। जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। लिख लिया? तुम्हें ये साइड का लिखा हुआ समझ भी आ रहा है? NaDH गेट ऑक्सीडाइज इनटू NAD प्लस इन ETS। किस में होता है? ETS में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो NaDH की ऑक्सीडेशन रुक सकती है, सही है? तो साइटोप्लाज्म में कुछ अरेंजमेंट की गई है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म में कुछ अरेंजमेंट है ताकि NaDH को वापसी किस में कन्वर्ट कर सके? NAD प्लस में। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर? जल्दी देखो नेक्स्ट। लिख, हाँ बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन लेके आगे देना। वहां पर किसके इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? PS2 के। किस पे जा रहे थे? PS1 पे। समझ में आ रहा है? यहां इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे हैं? NADH के आ रहे हैं। और जा किस पे रहे हैं? ऑक्सीजन पे। वहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? NADP प्लस। इलेक्ट्रॉन कौन लेता था? NADP प्लस, NADPH बनाता था। यहां इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? पानी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का यहां काम क्या है? प्रोटॉन यहां लेके आना। वहां भी क्या काम था? प्रोटॉन को ल्यूमन में लेके जाना। किसके? थाइलाकॉइड के। लिख लिया? जिसको मिठाई लेनी आगे आ जाओ, बताता हूं। बेटा सुन लो ध्यान से, मैं सीरियस बोल रहा हूं आपको। पढ़ लिया करो, नहीं निकलेगा ऐसे। दूसरी चीज दिवाली के बाद के कुछ टेस्ट होने के बाद हम लोग इंडिविजुअली भी आप लोगों से बात करना चालू करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ाई करो। कल देखते हैं, नहीं तो कल भी बात करेंगे। आप में से जितने बच्चों से कर सकें इंडिविजुअली, एक एक से, कि क्या कर सकते हो। क्योंकि जाके पूरा 10 दिन वेस्ट कर दो, ये ठीक नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत दिन के बाद जा रहे होंगे, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जो भी है ठीक है, पर फिर तो लाइफ भर रहना ही है, तो वेस्ट नहीं करना इसको। इतना सा पॉइंट है। ठीक है भाई, मत करो। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही पढ़ रहे हैं, छोड़ दो।